नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हो हाईवे 33। चले कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी जो है विनोद ट्रक ड्राइवर का है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कानपुर के पास के। ये जो घटना कहानी उनके साथ बनी थी 2010 में, हुआ क्या था विनोद जी के साथ में, आइए चलते हैं उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरे बड़े भाई भी ट्रक ड्राइवर हैं और मेरे पापा भी ट्रक ड्राइवर थे। कहा जाए तो मेरा पूरा ही घर ट्रक चलाने का काम करता था। अब ये जो कहानी की शुरुआत मेरे साथ में हुई थी ना, मेरे बड़े भाई की शादी में। शादी में जब हुई थी भैया की, हम बारात में गए थे। अब वहाँ पर एक लड़की से मेरी निगाह मिल चुकी थी। वो रिश्ते में तो भैया की साली लगती थी, लेकिन भैया की ससुराल से थोड़ा दूरी पर उनका घर था। रिश्ते में लगती होगी, गांव का मामला था। और उस लड़की से मैं प्यार करने लगा। खूबसूरत लड़की अब मुझे भाग गई थी। मैं भी अच्छा खासा स्मार्ट लड़का था, लेकिन ट्रक चलाने का काम करता था। लेकिन जब प्यार होता है ना, तो हो ही जाता है। अब हम दोनों का आपस में प्यार हो चुका था। हमने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर अदला बदली कर लिया था। इसके बाद अब जो बारात गई थी, आखिर लौटना भी तो था। लेकिन लौटने के बाद मेरे घर में तो खुशहाली भाभी लेके आ चुकी थी, लेकिन मेरी जो खुशहाली थी ना, उस गांव में रह गई थी। अब मैं उसके बगैर जैसे जल बिना मछली वाला हाल हो चुका था। एक रात में ही मुझे इतना उससे प्यार हो गया कि मैं बता नहीं सकता। इसके बाद हमारी मोबाइल पर बातचीत का सिलसिला चल पड़ा था। हम एक दूसरे के दिन में ना जाने कितनी बार फ़ोन करते थे और अधिकांश वही लड़की फ़ोन करती थी। उसने मुझे बताया था कि विनोद, आप मत फ़ोन करना, नहीं तो घर वालों को शक हो जाएगा कि बार बार किसका फ़ोन आ रहा है। और मैं फ़ोन करूँगी जब भी मेरे पास वक्त होगा, टाइम होगा, तो आप फ़ोन उठा लेना। और ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। और ये सिलसिला चलते चलते कम से कम 6 महीना बीत चुका था, लेकिन हम मिले नहीं थे। हम मिलना चाहते थे। अब मिलने का जगह भी हमने तय कर रखा था। जहाँ पर भैया की बारात रुकी थी, एक स्कूल था। वो हम रोड के किनारे था और गांव से रोड के बीचों बीच में था। रोड से मुश्किल से 500 मीटर का फासला था और गांव से भी 500 मीटर का फासला था। और वो रात में वही हमारे लिए सही जगह थी। मिलना तो हमें रात में ही था। हम तो दिन में उस लड़की से मिल ही नहीं सकते थे। और आखिरकार हमारा टाइम, सब कुछ मोबाइल पर बात करके तय हो चुका था कि विनोद, आप 11 बजे रात के आसपास उसी स्कूल में आना। थोड़ा इंतज़ार करना। अगर मैं वक्त पर पहुंच गई तो ठीक है, नहीं तो घंटा 1 घंटा इंतज़ार करना, लेकिन फ़ोन मत करना। फ़ोन करोगे तो मामला ख़राब हो जाएगा। हाँ, मैं जब बाहर घर से निकल जाऊंगी ना, तो मैं आपको ज़रूर फ़ोन कर दूंगी। इसके बाद मैं जो ट्रक चलाता था, और मैं लोकल ही ज़्यादा सफ़र करता था, और उसी रोड से हमारा गांव भी तो था। भैया के ससुराल से 30 किलोमीटर दूरी पर मेरा गांव था और रास्ता वही रोड था। शहर आने जाने का हम उसी रास्ते से आते जाते थे। और हमारे साथ में कंडक्टर भी था। वो दूसरे गांव के था। मैं उससे अब कोई बात भी तो नहीं बता सकता कि कहीं गलती से मेरे भैया के पास वो बताते कि कभी कभी भैया के ट्रक में भी वो जाया करता था। इसलिए मैं सब कुछ
बिल्कुल चुपचाप रखा था। अब मैं उस रात को जब शहर से लौट रहा था ना, तो जानबूझ करके ज़्यादा लेट कर दिया था। वैसे मैं 9 बजे तक अपने घर पहुंच जाया करता था, लेकिन उस रात मैं जानबूझ के शहर में लेट करता गया। हालांकि वो कंडक्टर लड़का कह रहा था, भैया चलो ना, अब क्यों हम लोग शहर में रुके हैं, कोई काम धाम तो है नहीं। मैं कहने लगा कि हाँ काम है ना, मैं किसी से मिलना है, अभी आता ही होगा। अब मैं झूठ मूठ का फ़ोन पर बात करके दिखावा करता था। और फिर मैं कहता था कि जल्दी आ जाओ, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। और वैसे ही करते करते हम एक ढाबे पर बैठे हुए थे, होटल पर, और रात का 10:30 बज चुका था। अब फिर मैंने फ़ोन निकाल करके कहने लगा कि अब लेट हो चुका है, आप मत आज मत आओ, हम लोग अब घर लौट रहे हैं, ताकि मेरा कंडक्टर समझ जाए। इसके बाद मैं चल पड़ा था। जब वो सरकारी स्कूल जो था, जहाँ पर बारात रुकी हुई थी भैया की, वही जगह हमारा तय हुआ था मिलने का। अब मैं बहाना ढूंढ रहा था कि आखिर हम इस जगह पर मैं रुकूं तो कैसे रुकूं। कंडक्टर बहुत तेज लड़का है, और कहीं इसको शक हो गया तब क्या होगा, भैया को बता देगा, मेरी बदनामी हो जाएगी। अब मैं इसलिए डर रहा था। मैं ऐसा कुछ करना चाहता था ताकि उस कंडक्टर के शक भी ना हो, अब मेरा काम भी चल जाए। और आखिरकार मैंने वो चीज़ सोच लिया था। अब ठीक उसी जगह पर आ करके मैं अपना इंजन बंद कर दिया था, और झूठ मूठ का मैं दोबारा स्टार्ट करने लगा। ऐसा दिखाने लगा कि इंजन ट्रक का काम नहीं कर रहा है। अब फिर मैं नीचे उतर चुका था और देखने लगा, चेक करने लगा सब कुछ एक दिखावे की तरह, ताकि उस कंडक्टर लड़के को जरा भी शक ना हो। अब वैसे तो मैं उसके अपने साथ में रखना नहीं चाहता था, लेकिन भैया का आदेश था, वो मानना पड़ेगा। इसलिए मैं ये सब कर रहा था। आखिरकार 10 मिनट के बाद मैंने डिक्लेयर कर दिया कि इंजन तो गर्म हो चुकी है, अब थोड़ा देर हमें रुकना पड़ेगा, घंटा 1.5 घंटा ज़रूर लगेगा। जब इंजन ठंडा हो जाएगा तब हम चल पड़ेंगे। अब उस लड़के का जो गांव था ना, वहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। अब मैं कहने लगा कि देख भाई, तुझे जल्दी है ना, तो अपना यहाँ से तू पैदल निकल सकता है, यहाँ से तेरा शॉर्टकट भी पड़ेगा, 15 मिनट का रास्ता है पैदल का। देख ले, अगर तुझे इंतज़ार करना है तो 1.5-2 घंटा लगेगा। जब इंजन ठंडा हो जाएगा तब मैं स्टार्ट करके तब चलूँगा, और तब तुझे उस गांव के मोड़ पर उतार दूँगा। लेकिन वहाँ से भी तुझे 8-10 मिनट तो लग ही जाता है, तो मैं तो कहूँगा तू यहीं से शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ ले। आखिरकार वो लड़का मान गया, और जब वो उतर गया ना, तब मेरे शरीर में चैन पड़ा था कि चलो अब बला टली, अब तो रात मेरी है, सब कुछ मैं देख लूँगा। अब फिर मैं अपना ट्रक साइड में लगा ही रखा था, लॉक किया, और वो स्कूल के पास में धीरे धीरे पहुंच गया। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा ना, तो मेरी प्रेमिका आई नहीं थी। मेरी प्रेमिका कब आएगी? मैं बार बार उस कच्ची सड़क को देख रहा था जो गांव से अब सड़क की तरफ, मेन सड़क की तरफ आती थी। वही तो रास्ता था। उस लड़की को अब 500 मीटर कोई दूरी ज़्यादा होती है, लेकिन मुझे शक था कि कहीं उसके परिवार वाले जग ना रहे हों, इसीलिए वो लड़की आने में देर कर रही है। मुझे और इंतज़ार करना चाहिए। और आखिरकार करीब 12:30 का टाइम हो चुका था, और तब मेरी घंटी फ़ोन की अचानक बजी। मैं तो उस जगह पर बिल्कुल अकेले था, और मैं वो घंटी जब बजी ना तो उछल चुका था। लेकिन मैं फ़ोन उठाया, मेरी प्रेमिका का फ़ोन था, और वो हंसते हुए कहने लगी कि विनोद, सच बताना, तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो ना? मैंने बोला कि तुम्हें कोई शक है क्या? तब वो कहने लगी कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हो। मैंने कहा कि मैडम, मैं तो उसी सड़क के पास में खड़ा हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, कब आओगे? मैं बात खींच जा रहा था,
अब मेरी निगाह सड़क पर जमी हुई थी। चांदनी रात थी, कोई भी दूर से आता जाता देख सकता था। इतनी चांदनी में तो प्रकाश जरूर थी, लेकिन वो लड़की मुझे सड़क पर आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। और अचानक जैसे पीछे से मुझे कोई पकड़ लिया हो। वाकई में मेरा तो हालत खराब हो गया था। मेरे हाथ से फ़ोन छूटकर दूर जा गिरा। अब मैं उछल चुका था। अचानक जो मेरे साथ में ऐसा हुआ था, लेकिन जब मैं मुड़ा ना तो मेरी प्रेमिका थी और खिलखिला के हंस रही थी और कहने लगी, विनोद तुझे डरा दिया ना, तुम तो कहते थे कि मैं कभी डरता नहीं किसी से, और तुम तो एक छोटी सी हरकत पर डर गए। अब मैं चुपचाप अब उस लड़की को देख रहा था कि लड़की कितनी साहसी है और कितनी मजाकिया है। इसको इस वक्त भी मजाक सोच रहा है। मैंने अपना फ़ोन को उठाया, गनीमत था कि फ़ोन ख़राब नहीं हुआ था। अब मैं कहने लगा कि अचानक आपके साथ में ऐसा कोई करे तो आप क्या करोगे? आप भी तो ऐसा ही करोगे जो मेरे साथ में हुआ है। और इसके बाद मैंने उसकी गलती की सज़ा देनी शुरू कर दी। मैं अपने बाहों में उसको भर लिया। अब फिर हम बातचीत करते हुए अब स्कूल का जो कमरा था वहाँ पर पहुँच गए। और एक जो कमरा था वो आराम से खुल जाता था। उसमें जो ताला चाबी थी बहुत कमज़ोर हुआ करती थी। कुंडी ऊपर करके आराम से हम उसको खोल सकते थे, वो मैंने देख चुका था। और इसके बाद हम कमरे के अंदर स्कूल में और घंटा 1.5 घंटा तक आपस में बात करते रहे। अब फिर हम अब लड़की से बोले कि हमें चलना चाहिए, कहीं भैया का शक ना हो जाए। मैं भैया से बहुत खौफ खाता था और लड़की अपने माँ बाप से, परिवार से भी तो खौफ खाती होगी। वो भी कहने लगी कि हाँ विनोद, आज के लिए तो अब हो चुका है, अब हम फिर मिलेंगे, लेकिन जल्दीबाजी मत करना। मुझे बहुत सब कुछ देख करके आना पड़ता है। अगर ज़रा भी आहट होती है तो मेरे माँ बाप जग जाते हैं, और वो कभी रंगे हाथ पकड़ लिए तो मेरे लिए और तुम्हारे लिए, दोनों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अब मैं समझ चुका था। इसके बाद वो लड़की मेरे से विदा हुई और उसी कच्ची सड़क पर जाती हुई दिख रही थी। जब तक मेरी आंखों से ओझोल नहीं हो गई मैं देखता ही रहा। और इसके बाद मैं अपने ट्रक में सवार हो गया था और फिर ट्रक स्टार्ट किया और सीधा अपने घर। भैया जब भी मैं ट्रक लेके आता था ना तो जाग जाते थे। भैया कभी नहीं जागते थे तो माँ जाग जाती थी। कोई ना कोई परिवार के सदस्य उठ ही जाता था और भैया ही उस दिन जगे थे। कहने लगे, छोटे इतना देर कैसे हो गया? मैंने बोला, भैया ट्रक की सर्विस कराना पड़ेगा, ट्रक धोखा दे रहा है, इंजन रुक गया था, गर्म हो चुका था, और मैं 1-1.5 घंटे जब जा कर के इंजन ठंडा किया और तब दोबारा स्टार्ट हुआ था। अब भैया मान गए थे, कहने लगे कि ठीक है अब इसका सर्विस करवा लेना। अब फिर मैं खुश था, चलो भैया को मैंने पट्टी पढ़ा दिया। और इसके बाद हम आपस में ज़रूर बात करते थे, लेकिन जब भी मैं मिलने के लिए कहता लड़की मानती नहीं थी। कहती थी नहीं, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं और जब तक मेहमान रहेंगे मैं आ नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो मेरे पास ही सोते हैं। अब मुझे बड़ा उस पर गुस्सा आने लगा था। अब मैं कहने लगा कि जैसे माँ बाप से पीछा छुड़ाया था उस मेहमान से ही पीछा छुड़ा लो। 1-8 घंटे के तो काम है, हम लोग बैठेंगे, प्यार करेंगे, अब फिर तुम अपने घर, हम अपने घर। लेकिन वो लड़की मान नहीं रही थी और इस तरह मेरा टाइम बीतता जा रहा था। लगभग 1 महीना अब बीत चुका था। अब मैं बार बार उससे रिक्वेस्ट करता था कि देखो आ जाओ, आज मेरे पास टाइम है। अब मेरा जो कंडक्टर लड़का है वो छुट्टी पर है और मैं चाहता हूँ कि तुम आज ही रात को आओ, मैं उसी जगह पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। लेकिन लड़की कह रही थी कि देखो मैं पक्का नहीं बोल सकती कि मैं आऊँगी या नहीं आऊँगी, और तुम बेशक इंतज़ार करो, हो सकता है कि मैं आ भी जाऊँ और हो सकता है कि ना भी आऊँ। और सुनो,
फ़ोन तो बिल्कुल मत करना। और इसके बाद हम उसी जगह पर रात के वक्त आ चुके थे। 10 ही बजा था जब हमारा ये सब प्रोग्राम सेट हुआ था और हमें तो 1 डेढ़ घंटा चाहिए था। मैं सेम जगह पर अपना ट्रक लगा दिया था और स्कूल के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ था और मैं देख रहा था कि लड़की आ जाए आ जाए। स्कूल का पूरा चक्कर लगा दिया था। मैं एक बार धोखा खा चुका था। वो मेरे से पहले आ कर के स्कूल में छिप गई थी और अचानक वो मेरे सामने आ गई थी, पीछे से मुझे पकड़ लिया था। उस टाइम तो मेरा फ़ोन गिर चुका था, लेकिन संजोग था कि फ़ोन टूटा नहीं था। इसलिए मैं तसल्ली कर लेना चाहता था। मन में खुशी थी अपनी प्रेमिका से मिलने की। अब मैं पूरे हर जगह देख लिया, लेकिन लड़की थी नहीं। इस तरह समय बीतता गया। मैं बार बार अपने फ़ोन को देखता था कि टावर आ रहा कि नहीं आ रहा है, फ़ोन उसका क्यों नहीं आ रहा है। अब तक तो उसको रास्ते में होना चाहिए था, लेकिन ना तो फ़ोन में कोई कॉल आ रहा था, ना ही वो लड़की मुझे आती हुई दिखाई दे रही थी। अब 11:30 से ऊपर का टाइम हो चुका था। मैं उसी जगह पर इधर उधर घूम रहा था, इंतज़ार कर रहा था। अपनी प्रेमिका के लिए इतना तो कर ही सकता था। रात के अब 12 बज चुके थे। मैं बार बार अपने फ़ोन को देखता था कि कहीं टावर तो नहीं इसमें आ रहा है ना, सही ढंग से फ़ोन मेरा चल रहा है ना, तो फ़ोन बज क्यों नहीं रहा है। मन में इच्छा होती थी कि मैं अपनी प्रेमिका को फ़ोन मिलाऊं, लेकिन उसने बोला था कि कभी गलती से भी फ़ोन मत लगाना। इसलिए मैं डर जाता था। आखिरकार 12:30 हो गया और मुझे लगने लगा कि अब वो नहीं आएगी और मैं वापस मुड़ करके अब रोड साइड में जाने लगा जिधर मेरी ट्रक खड़ी थी। अभी थोड़े ही दूर मैं चला था और तभी एक हंसी सुनाई पड़ी। जब हंसी सुना ना, तो मेरे चेहरे पर खुशी दौड़ गई थी। वो हंसी को पहचानता था, वही तो मेरी प्रेमिका की मीठी सी हंसी थी। अब फिर मैं जल्दी से मुड़ गया। तब देखा कि स्कूल के अहाते में वो खड़ी दिखाई दे रही थी। हालांकि उस जगह पर अंधेरा था, लेकिन वो हंस रही थी, इधर उधर टहल रही थी। और तब मुझे अंदाज़ा लग गया कि मेरी वो प्रेमिका ही हो सकती है, और कौन होगा। अब फिर मैं दौड़ता हुआ कहा जाए तो मैं उसके पास पहुंच गया था। उस जगह पर गहरा अंधेरा था, लेकिन मेरी जो पत्नी ने प्रेमिका ने जो कपड़े पहन रखे थे ना, चमकीले रंग के, और रात के टाइम में भी वो चमक रहा था। मैं कपड़ा देख करके हैरत में था कि ऐसा कौन सा कपड़ा है भाई कि रोज रात में चमकता है। लेकिन वो वक्त नहीं था ये सब पूछने का। अब मैं अपने प्रेमिका को डांटते हुए कहने लगा कि देखो मैडम जी, 2 घंटे से अधिक का इंतज़ार कर चुका हूँ। आपने ना तो फ़ोन किया ना आई। अब देखो मैं जाने लगा और तब आप आ गई हो। बड़ी एहसान मेरे बाप ने किया है। इसके बाद मेरी प्रेमिका फिर हंसने लगी। अब फिर मैंने अपने बाहों में उसको भर लिया था। आज कमाल की बात थी कि मेरी प्रेमिका कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही थी। और बस अभी तो तुम्हारा हंसी की आवाज़ सुन करके मैं लौटा था। हंस क्यों नहीं रही हो, मुस्कुरा क्यों नहीं रही हो, इतना शांत क्यों दिखाई दे रही हो। और आज तुमने ऐसा कौन सा ऐसा कपड़ा पहन रखा है जो रात के टाइम भी चमक रहा है। तब वो मेरे से ज़्यादा बोल नहीं रही थी। मैं बार बार उसको पूछ रहा था कि तुम इतना शांत क्यों हो, अरे कुछ तो बोलो, तुम्हारी बोली आवाज़ में सुनना चाहता हूँ। तब वो धीरे से बोली, लेकिन आवाज़ में थोड़ी खरखराहट सी थी। जब मैंने पूछा कि तुम्हारे गले का क्या हो गया, ये आवाज़ कैसे निकल रही है, तब वो धीमी हंसी हंसते हुए कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, गला भी खराब है, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी हुई पड़ी है। शरीर में थकावट भी है, तबीयत खराब होने की वजह से। मैं समझ गया था कि शायद सर्दी जुकाम वगैरह पकड़ रखा होगा। ये तो आम बात होती है। मैं अब ज़्यादा उससे बहस नहीं करना चाहा।
और फिर हम आराम से उसी कमरे के अंदर गए जहाँ हम पहली बार मिले थे। और फिर एक आध घंटे के बाद हम प्रेम करके उस कमरे से निकल चुके थे। और वो लड़की अब उसी जगह पर खड़ी थी। मैंने बोला कि तुम जाओ ना, मैं तुम्हें जाता हुआ देख लूँगा। जब तसल्ली हो जाएगी तुम गांव के पास पहुंच गई हो तो मैं भी निकल जाऊंगा। लेकिन वो लड़की कहने लगी, नहीं नहीं, आप जाओ, खरखराती हुई आवाज़ में। और देखो जल्दी ही मिलना। मैं जब ये सुना ना तो लड़की बोल क्या रही है कि जल्दी का मतलब क्या है, अरे हम फ़ोन पर बात कर लेंगे ना। तब वो कहने लगी, सुनो, आज का दिन देख लो, आज है शनिवार, और हम 2 दिन के बाद इसी जगह पर इसी टाइम पर मिलेंगे। मैं ज़्यादा फ़ोन पर अब बातचीत नहीं करूँगी। मेरे परिवार वालों को मुझ पर शक हो गया है। मेरी बात समझ रहे हो ना? खरखराती हुई आवाज़ में वो कहने लगी। मैंने बोला कि बस तुम्हारा ऑर्डर ही मेरे लिए काफ़ी है, मैं ज़रूर मिलूँगा 2 दिन के बाद में इसी जगह पर। अब फिर वो लड़की स्कूल के पास ही खड़ी रही, अब मुझे बाय बाय कर रही थी। मैं अपने ट्रक पे पहुंच गया। अब मैं वहाँ पहुंचकर देखता रहा कि अब लड़की जाएगी, अब लड़की जाएगी, लेकिन वहीं पर खड़ा होकर के मुझे देख रही थी। और मैं अब दूर था, काफ़ी दूर था, मुझे दिखाई दे रही थी। और तब मैं सोचा कि अब खुद ही चली जाएगी। मैं अपना ट्रक स्टार्ट किया और फिर अपने घर। कोई न कोई बहाना मैं अपने भाई को, परिवार वालों को लगा ही देता था जब मैं लेट होता था कि जहाँ माल छोड़ने गया था अब देरी हो चुकी थी। और ऐसे ही 2 दिन के बाद में रात को फिर उस लड़की से उसी स्कूल में उसी कमरे में मिला। और वैसे ही कपड़ा आज भी पहन रखी थी, रात में चमकना जैसे चमक रहा हो कपड़ा, और आवाज़ भी वैसी ही खरखराहट जैसी थी। और मैं पूछने लगा कि क्या तुम्हारा अभी सर्दी जुकाम सही नहीं हुआ है? तब वो कहने लगी, नहीं अभी सही नहीं हुआ, इसमें वक्त लगेगा, डॉक्टर बता रहा था, दवाई खा रही हूँ। अब मुझे लगा कि हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है, सर्दी बुखार कुछ ज़्यादा ही लंबाई खींच जाता है, वायरल फीवर हो या खांसी बुखार होगा। और इसके बाद हम अपना प्यार करने लगे थे, घंटा 1.5 घंटा उसी कमरे में व्यतीत करते थे। और कमाल की बात थी, वो लड़की जब मैं जाने लगा ना तो उसी जगह पर खड़ा होकर के मुझे कहने लगी कि अब फिर हम 2 दिन के बाद में मिलेंगे। मतलब वो लड़की अब मुझे ज़्यादा ही पसंद कर रही थी, चाह रही थी कि मैं अब मिलूं, उससे जल्दी जल्दी मिलूं। और मैं भी खुश था, चलो हमारा काम तो यूं ही चल रहा है। और इसके बाद मैं उसे कहने लगा कि तुम जाओ ना अपने घर, लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, आप निकल जाओ, मैं अपना मौका देख करके अपने घर की तरफ निकल जाऊंगी, आप मेरी चिंता मत करो। अब फिर अपने घर। अब तो मुझे फ़ोन भी वो लड़की नहीं कर रही थी, ना जाने क्या हो रहा था, उस घर में क्या चल रहा था मुझे कुछ भी मालूम नहीं। और एक शाम को उस लड़की का मुझे फ़ोन आया। आओ, कमाल की बात थी, उसकी भी तबीयत जैसे खराब हो, फ़ोन पर जैसी आवाज़ सुनाई पड़ी, खांसी, आप जैसे गले में खरखराहट हो। मैंने पूछा कि तुम्हारी तबीयत अभी तक सुधरी नहीं, दवा नहीं खा रही हो? तब वो कहने लगी कि आपको कैसे पता कि मेरी तबीयत खराब है, मेरे को सर्दी जुकाम हुआ है? कहनी, क्यों मजाक कर रही हो? मुझे तो सब पता है, तुम मजाक मत किया करो। तब वो लड़की कहने लगी, क्या तुम जादूगर हो, क्या तुम कोई ज्योतिषी हो कि सब कुछ जान गए हो? मैं कहने लगा कि हाँ, रात को आओ, फिर हम बात करेंगे। और तब वो लड़की कहने लगी, नहीं नहीं, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आऊँगी। अब फ़ोन वो काट दिया था, शायद उसके आसपास में कोई आ गया होगा। मैं समझ गया कि लड़की मजाक कर रही है। और इसके बाद वही वक्त में जब तय हुआ था और उसी टाइम में मैं स्कूल में आ चुका था। और तय वक्त पर वो लड़की मेरा इंतज़ार कर रही थी। और कमाल की बात थी कि सेम वही कपड़ा पहने हुई थी। अब मैं उसे पूछ ही बैठा कि ये कपड़ा तुम रात में ऐसा क्यों पहनती हो कि दूर से ही कोई जान सकता है कि तुम इस जगह पर खड़ी हो?
और तब वो कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मैं इस कपड़े को पहनती हूँ। अभी भी उसकी गले में खरखराहट थी। मैंने पूछा कि तुम तो फ़ोन पर मना किया था ना कि तुम नहीं आओगी। तो वो हंस करके धीरे से कहने लगी, अरे उन्नत मैंने मजाक किया था। मैं समझ गया कि लड़की मजाकिया है और मजाक भी करती है। और इसके बाद हम लोग फिर मिले उसी कमरे में और इस तरह करते करते पूरा महीना बीत चुका था। अब उस लड़की को फ़ोन नहीं करता था और लड़की का उधर से दिन के टाइम कभी कभी फ़ोन आता था, वो भी बंद हो चुका था। और मैं तो अब रात को मिल ही लेता था, तो मुझे फ़ोन की ज़रूरत क्या थी। और इस तरह करते करते अब ज़्यादा समय बीत चुका था, 1.5 महीना के आसपास। और अचानक उस दिन मैंने छुट्टी किया हुआ था। एक तरह से पूरा छुट्टी ही थी। भैया भी घर पर थे, पिताजी भी थे, मैं भी था, पूरा परिवार ही था। कोई घर में ऐसा ही कुछ पूजा था। अब मैं अपने हैंडपंप पर नहा रहा था और जब मैं कपड़ा खोल करके नहाने लगा ना, तो अचानक मेरी भाभी की नज़र मेरे पीठ पर पड़ी और वो चौंक के कहने लगी, देवर जी ये सब काले काले निशान कैसे हैं? मैं कहने लगा, भाभी क्या मजाक कर रही हो? तब भाभी ने माँ को बताया। माँ आकर के देखने लगी और कहने लगी, अरे विनोद बेटा, ये निशान कैसा है तुम्हारी पीठ पर? ऐसा निशान तो था नहीं, जैसे किसी ने दांत से काट खाया हो। देखो दांतों के निशान तक दिख रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब भाभी बोल रही थी और माँ भी कह रही थी तो मामला कुछ सीरियस ही था। अब मैं अपना पीठ को निशान देखूं तो कैसे? आखिरकार भाभी ने आईना दिखाया कि अब देखो देवर जी, मैं वाकई एक आध निशान तो मुझे नज़र आ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने दांत से काटने की कोशिश किया हो पीठ पर। तो ये चक्कर क्या था भाई? और तब मुझे ध्यान आया था कि अरे ये तो लड़की मेरे साथ में ऐसा करती थी, मेरे पीठ पर गुदगुदाते हुए काटने की कोशिश करती थी, लेकिन ऐसा तो मुझे दर्द नहीं होता था। और ये निशान कैसे बन गया? मैं कुछ सोच नहीं पाया था, ना समझ पाया था। मैं मम्मी से पूछने लगा कि इसमें कोई घाव वाव तो नहीं, ऐसा कुछ दिख रहा है? मम्मी कहने लगी, नहीं घाव वाव तो नहीं है, लेकिन ये निशान काला पड़ा हुआ है। ये सब क्या चल रहा है तेरे पीठ पर? कौन काट रहा है तेरे को? भाभी मजाक करने लगी और कहने लगी कि देवर जी से प्यार करते होंगे वही तो काटती होगी। अब मुझे उस लड़की का फट से ध्यान आ गया कि वही लड़की तो मेरे पीठ पर ऐसा करती थी। अब मैं उसको ऐसा करने नहीं दूंगा। लेकिन वो निशान देखते ही और सब कुछ अब घर में जानकारी हो गई थी। मेरे भैया भी मुझसे पूछने लगे कि चक्कर क्या है तेरा, ये निशान कैसे तेरे पीठ पर आया? अब मैं कहने लगा, भैया मुझे नहीं मालूम, मैं तो सीधा अपने काम पर, काम से सीधा घर पर। निशान कैसे बना, कब बना, मुझे जानकारी नहीं। अब मुझे तो कोई दर्द भी महसूस नहीं हुआ। भैया सोच समझ कर चुप रह गए, कुछ बोले नहीं। लेकिन ये सब देखने के बाद मेरी माँ जो थी ना, थोड़ा चिंता में डूबी हुई थी। और ज़्यादातर ऐसा जब कोई ज़्यादा सीरियस बात होता था ना, तभी वो टेंशन लिया करती थी। मैं माँ के पास पहुँचा कि माँ तुम उदास क्यों हो? तब माँ कहने लगी, बेटा तू सच बता, मेरी कसम खा करके, ये निशान तेरे पीठ पर कैसे आए? और एक जगह नहीं, कई जगह पर बने हैं बेटा। गिनकर बताने लगी। और तब मैंने ध्यान दिया कि जितनी बार उस लड़की के पास मैं गया था रात को मिलने के लिए, और उतनी ही बार वो निशान मेरे पीठ पर लगा हुआ था। इसका मतलब वो लड़की काट खाती है, लेकिन मुझे तो कभी दर्द नहीं हुआ, ना महसूस हुआ। तो इसका क्या मतलब है? मैं माँ को बताऊँ तो कैसे बताऊँ? लेकिन माँ अब कसम खिला रही थी कि बेटा सच बता। लेकिन मैं कैसे बताऊँ कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और रात में मिलने जाता हूँ, वो मुझे काट खाती है? मैं माँ को गोल मोल जवाब दे दिया कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसा कुछ होगा, सच होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। और माँ का भरोसे में मैं ले चुका था। लेकिन ये बात मेरे जहन में खटकने लगी थी।
मुझे सोचने पर मजबूर करने लगी थी कि आखिर पहली बार जब मिले थे तब वो लड़की की आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी, और इसके बाद जब भी मिलता था आवाज़ खरखराती हुई आइए मेरे पीठ पर काटती भी थी प्यार में। लेकिन मुझे कोई दर्द ऐसा महसूस नहीं होता था। तो इसका मतलब क्या है? मैं खुद ही इस पर सोच विचार करने लगा। मैं सोचा कि आज या कब जब भी मुझे जाना होगा उस लड़की के पास, मैं इस विषय में बात करूंगा। और वो मौका आ चुका था। जब मैं स्कूल में पहुंचा ना, तो लड़की उस जगह पर थी ही नहीं। तय वक्त से ज़्यादा हो रहा था, मुझे ही आने में देर हो चुकी थी। मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन 12:30 रात के बज चुके थे, 1 बज चुका था, 1:30 बज गया, लेकिन वो लड़की मेरे पास आई तक नहीं। और इसके बाद मुझे घर जाना पड़ा। अब मैं जानता था कि 2 दिन के बाद वो लड़की बुलाती है। चलो आज नहीं आई होगी तो 2 दिन के बाद तो ज़रूर आएगी। मैं 2 दिन के बाद फिर उस जगह पर गया, उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन लड़की बिल्कुल मेरे पास नहीं आई, ना दिखाई दी, ना मैं उसको देख पाया। आखिरकार अभी भी ज़्यादा टाइम बीत चुका था रात का, और फिर मैं मायूस होकर के अपने घर लौट गया था। अब ऐसा करके 3 बार हो चुका था। 2-2 दिन का वक्त था, 2 दिन के बाद में हम सेम टाइम पर मिला करते थे। इस बीच में ना कोई लड़की का फ़ोन आया, ना बातचीत हो पाई। मैं तो कभी उसको फ़ोन करता ही नहीं था, ताकि कोई जान ना पाए। लड़की ने मुझे पहले ही हिदायत दे रखी थी। आखिरकार मैं इस विषय पर थोड़ा विचारने लगा कि मामला कहीं ख़राब तो नहीं है, लड़की का स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है। और संजोग से भाभी को मायके जाना था। अब भैया 2 टूर पर थे, कहीं लंबी सफ़र पर गए हुए थे। लेकिन भैया ने मुझे फ़ोन पर कहा कि छोटे, भाभी को अब उनके गांव छोड़ दे 2 दिन के लिए, अब उनकी इच्छा है। मैं तो यही चाहता था, और मैं मुँह मांगी मुराद मुझे मिल चुकी थी। अब भैया के पास बाइक थी, अब बाइक पर बिठा करके भाभी को दिन के टाइम ही उनके घर ले गया। मैं उस लड़की को देखने लगा कि लड़की कहाँ पर है, कहाँ पर है। वो लड़की मुझे दिखी भी। जब उसको पता चला कि भाभी आई है तो मिलने के लिए आ गई। उसका घर थोड़ा दूसरी गली में था। जब मेरी आपस में नज़रें मिली ना, तो मुस्कुराई। यही तो मैं चाहता था। एकांत में मुझे बातचीत भी करने का मौका मिल गया। मैंने उससे पूछा कि मैं कई रातों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम आई क्यों नहीं? तब वो बड़ी बड़ी आंखें मेरी तरफ करके कहने लगी, क्या मतलब, मैं तुम्हारे से कोई बातचीत हुई थी? मैंने बोला कि नहीं। मैंने बोला कि कैसी मजाक कर रही हो, तुम तो हर दूसरे रात को मेरे को स्कूल में मिला करती हो। अब उसकी आंखें और बड़ी बड़ी हो गई और कहने लगी कि विनोद, आजकल तुम कोई नशा तो नहीं कर रहे हो? तुमको पता है ना कि जब हम मिला करते हैं तो मैं पहले तुम्हें फ़ोन करूँगी, इसके बाद हम उस जगह पर आते हैं। ये कौन सा नया बखेड़ा तुमने स्टार्ट कर दिया? किससे रात में मिल रहे हो? मैं तो तुमसे मिली नहीं जैसे तुम बता रही हो। अब मेरे दिल में संदेह पैदा हो चुका था, लेकिन वो लड़की मजाकिया थी, मजाक करती रहती थी। अब मुझे लगा कि ये बहला रही है, मुझे बेवकूफ़ बना रही है। ये ज़रूर यही थी, आती है, और मैं कैसे उसको बोल सकता हूँ। फिर मैं कहने लगा कि देखो, मुझे तो मजाक पसंद है, लेकिन इतना ज़्यादा मजाक नहीं। सच बताओ, तुम आती हो ना मिलने के लिए? और देखो, आज हमारे पास मौका है, मैं तो यहीं पर रहूँगा रात को, और तुम उसी जगह पर आज भी मिलना। तब वो लड़की कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मिल सकते, हमारे घर में रिश्तेदार आए हैं, और अभी वो 1 आध महीना और रहेंगे। वो मेरे पास में सोती हैं। एक लड़की है जो उनके रिश्तेदार से आई हुई थी, और हमारी जो प्रेमिका थी उसी के साथ में हमेशा रहती थी, और तभी उसको मौका नहीं मिल रहा। मैं कहने लगा कि ऐसा कैसे, तुम पहले भी तो आती थी 2 दिन के बाद में। वो लड़की फिर गुस्सा हो गई, नाराज़ हो गई, और फिर कहने लगी, विनोद, तुम बहकी बहकी बात कर रहे हो,
मैं बिना फ़ोन के तुमसे बताई ना कि जब हमें मिलना होगा तो हम फ़ोन ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है। वो लड़की रिश्तेदार की मेरे घर पर है, अब मेरे साथ दिन रात रहती है, रात में मेरे साथ ही सोती है। तो भला बताओ, मैं स्कूल में आऊँ और वो जाग जाए तब क्या होगा। मैं समझ गया था, लेकिन मुझे हजम नहीं हो रहा था। आखिर रात में मैं किससे मिला करता था। अब मैंने अब वही कुछ फैसला कर लिया था अपने मन में कि मैं आज रात को स्कूल पर जाऊंगा, चुपचाप जाऊंगा, क्योंकि मैं इसी गांव में था और वहाँ से कुछ ही दूरी तो थी, 500 मीटर कोई दूरी थोड़ी होती है। अब बिना बाइक लिए हुए रात को मैं 11 बजे किसी बहाने से मैं निकल लिया था कि मैं कहीं जा रहा हूँ, और वैसे कोई रात में कोई टोकने वाला तो था ही नहीं। मैं स्कूल में पहुँच चुका था, लेकिन वो लड़की मुझे दिखाई नहीं पड़ी। मैं पूरा स्कूल का छानबीन कर चुका था, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई पड़ी। मैं अब कुछ देर इंतज़ार करना चाहता था, और तभी मुझे एक स्कूल के कमरे में थोड़ा हलचल सी हुई। वो स्टोर रूम था, उसमें कबाड़ भरे हुए थे, स्कूल का टूटा हुआ बेंच कुर्सी वगैरह रखा जाता था, और उसमें जब हलचल हुई ना तो मैं वहाँ पहुँच गया था। चांदनी रात थी, प्रकाश हर तरफ अब बिखरा हुआ था। जब मैं खिड़की से झांक करके देखा ना कि आखिर उस कमरे में खटर पटर क्या हो रहा है, तो मेरी तो सांस थम चुकी थी। वैसा ही कपड़ा पहने, चमकीला कपड़ा पहने हुए और वो लड़की खड़ी थी, और उसके हाथ में कोई जानवर का मांस का टुकड़ा था, और उसको चबा चबा के खा रही थी। लेकिन चेहरा मेरे प्रेमिका का नहीं था। बड़ा ही भयानक चेहरा था उसका, जैसे उसके चेहरे पर कटे फटे निशान, मांस सड़ा हुआ, आंख जैसे लटक रही है। बहुत ही भयानक चेहरा मैं उसका देखा था। अब मेरी तो चीख निकल गई थी, और जैसे ही मैं चीख निकला, डर के मारे चीखा, वो जो कुछ खा रही थी वो पलट करके मेरी तरफ देखी। आज जैसे ही मेरी तरफ देखी ना तो उसका हाथ, एक हाथ मेरे खिड़की के पास पहुंच गया था जहां मैं झांक रहा था, और ऐसा लगा कि उसका हाथ मेरा गला पकड़ लेगा। अब मैं जान बचा करके भागा वहां से, चीखते हुए चिल्लाते हुए। लेकिन रात में गांव के लोग सो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं। अब तो आधी रात का वक्त था, और मैं दौड़ता हुआ जब गांव के पास पहुंच गया, अब पीछे मुड़ मुड़ कर देखता था कि वो मेरे पीछे तो नहीं आ रही, लेकिन आई नहीं वो। मेरी सांस चढ़ी हुई थी, और आखिरकार डर इतना लग रहा था, जिस खाट पर मैं सोया हुआ था आकर के गिर चुका था। अब मैं बस रात भर जागता रहा। मैं बुरी तरह से डरा हुआ, तरह तरह के, जरा भी आंख बंद करते मुझे लगता था कि वो भयानक सूरत मेरे सामने में खड़ा है। आखिरी मामला क्या था, मैं रात में समझ में नहीं पाया था। हाँ, सुबह जब उठा, दिमाग शांत हुआ, तो मेरा चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था। भाभी मेरे से पूछ रही थी कि देवर जी क्या हुआ, आप डरे हुए दिखाई दे रहे हो, चेहरा पीला पड़ा हुआ है। लेकिन भाभी को बताऊं तो क्या बताऊं, लेकिन अब मैं सब कुछ जान चुका था। जिस प्रेमिका के चक्कर में मैं स्कूल में जाया करता था, वो मेरी प्रेमिका नहीं थी। वो एक चुड़ैल थी, कोई आत्मा थी भटकी हुई, और वो मेरी प्रेमिका का रूप धर लेती थी, लेकिन आवाज़ का सही कॉपी कर नहीं पाती थी। आवाज़ गले में खरखराहट जरूर आता था, लेकिन चेहरा मोहरा बदन सब कुछ एक अपनी मेरी प्रेमिका के जैसे बना देती थी, और वही मेरे पीठ पर काटती थी, खाने की कोशिश करती थी। मैं जब प्यार करता था तब सब कुछ समझ में आ गया था। और इसके बाद में सही मायने में जब भाभी के वापस लेके गया ना, आज तब मुझे लगा कि अब मैं इस लड़की से कभी नहीं मिलूँगा। इसी लड़की की वजह से तो ये सब मेरा हाल हुआ है। और इसके बाद मैंने उस लड़की से बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिया था। आखिर उसी की वजह से तो मैं आज मरते मरते बचा था, लेकिन उसमें उसका भला क्या कसूर था। मैं सब कुछ जानता भी था, लेकिन दिल गवाही नहीं देता था। मुझे लगता था
कि वो लड़की ज़रूर मुझे कुछ बता देती, लेकिन कैसे बताती। मैं अपने आप में कुढ़ता रहता था। कभी उस लड़की पर गुस्सा आ जाता था, मेरी प्रेमिका पर। और मैं जब उस लड़की का शक्ल देखता था वो भूतनी के रूप में, तो खौफ में आ जाता था। और आखिरकार उस लड़की का एक रोज़ फ़ोन आया। अब मुझे कहने लगी कि हाँ, अब मेरी वो दोस्त लड़की चली गई है, अब मैं आज़ाद हूँ, अब कहो जब कहो मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं अब तैयार नहीं था। मैं कहने लगा कि नहीं नहीं, अब हम मिलेंगे नहीं, और उस जगह पर तो मैं कभी नहीं। तब लड़की कहने लगी बात क्या है विनोद। तब मैंने सारा किस्सा उसको बता दिया, और मेरी बात सुनकर के जैसे उसकी बोलती बंद हो गई थी। काफ़ी देर के बाद वो फिर कही कि तुम मजाक कर रहे हो ना विनोद। मैंने कहा कि नहीं, जो मैं बता रहा हूँ सच्ची बात है। और इसके बाद में वो लड़की भी डर गई और कहने लगी कि विनोद, हम उस जगह पर नहीं मिलेंगे, लेकिन अब कोई ऐसा ठिकाना नहीं था। लेकिन मैं लड़की से प्यार भी तो करता था। मैं कहने लगा कि तुम अपने परिवार में बात करो ना, शादी के लिए हम तो तैयार हैं, हमारे घर वाले भी मान जाएंगे, तुम एक बार करके देखो। और वो मुझसे कह रही थी कि विनोद तुम बात करो। आखिरकार पहल मैंने किया, अपने भाई साहब से सब कुछ बता दिया था उस लड़की के बारे में कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अब भैया बिल्कुल भी आनाकानी नहीं किए। अब कहने लगे अरे जब तुझे प्यार था तो बता देता। और इसके बाद सही में अब उस लड़की से मेरी शादी हो चुकी, मेरे घर में आ चुकी थी। जब मैंने अपना पीठ दिखाया उसको, अभी भी वैसे निशान मेरे पीठ पर बने हुए थे, वो निशान ख़त्म नहीं हो रहे थे। जब मैंने उसको दिखाया ना कि देखो तुम्हारे चक्कर में मैं किसी भूतनी को प्यार करने लगा था, और जब वो निशान देखी ना तो वो भी डर गई और कहने लगी विनोद, तुमने तो जान पर खेल दिया था मेरे लिए। मैंने बोला कि तुम्हारी शक्ल बना रखी थी सेम कॉपी, कपड़ा बिल्कुल अलग था, चमकता था, और वैसा कपड़ा मैंने तुम्हारे पास देखा नहीं था। लेकिन मैं सोचता था कि शायद तुमने कोई नया कपड़ा बना लिया होगा, ऐसी मैं पूछ नहीं पाता था। और वो पूछने पर गोल मोल जवाब भी देती थी। और सही मायने में उसके बाद मैं उस भूतनी का कभी दर्शन नहीं किया। सब कुछ सामान्य सा चलने लगा, और आज मेरे 2 बच्चे भी हैं, अब बड़े भी हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी विनोद जी की अपनी कहानी, अपनी आप बीती। ये आप बीती आपको कैसे लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई आप बीती है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपनी घटना को भेज सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ मैडम जी की आशीष की एक नई कहानी को लेकर के। आप फिर हमें आपसे विदा लेनी होगी। नमस्कार।